हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। Our people managed to smuggle some of Cleon the First's DNA out of the palace. By what logic would we want to look on your face ever again? Wait. Surely it's not up to you. It's up to Day. Well, this is encouraging. Anacreons, Thespians and Termini. तो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 10 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत गैलेक्सी को दिखाते हुए हैरी सेल्डन के आखिरी सफर को दिखाती है, जहां हम देखते हैं कि हैरी सेल्डन का कॉफिन सूर्य की तरफ बढ़ते हुए एक वॉल्ट में तब्दील हो जाता है। और हम पिछले एपिसोडों में जान चुके हैं कि हैरी सेल्डन के आखिरी ख्वाहिश की वजह से उनकी मौत या उनके मर्डर के बाद उनको गैलेक्सी के हवाले कर दिया गया था। और फिर कहानी टर्मिनस पे शिफ्ट हो जाती है और हमें यहाँ पे उनकी बातों से पता चलता है कि थेस्पियन राजा और एनेक्रियन शिकारिका में शादी हुई थी और शादी की रात ही एनेक्रियन शिकारिका की मौत हो गई थी और इसी वजह से उन लोगों में इतनी ज्यादा कड़वाहट और दुश्मनी थी। और एनेक्रियन शिकारिका की मौत से पर्दा उठाते हुए हैरी सेल्डन उन्हें बताता है कि थेस्पियन राजा ने कभी भी शराब के नशे में एनेक्रियन शिकारिका को मारा नहीं था। उनकी मौत की असली वजह क्लियोन का दूसरा क्लोन या क्लियोन द्वितीय और शैडो मास्टर था। और उन्हें ये बताता है कि जब क्लियोन प्रथम को इस बात का अंदाजा हुआ कि आगे चलकर एनेक्रियन और थेस्पियन के लोग उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं, तो शैडो मास्टर की वजह से और एनेक्रियन दासी को बहकाने के बाद थेस्पियन राजा से शादी के बाद नशा दिया गया था और शिकारिका की हत्या करके थेस्पियन के राजा को फंसा दिया गया था। और हैरी सेल्डन उन्हें बताते हैं कि उन क्लोन्स ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, लेकिन आज फाउंडेशन की वजह से हम सभी लोग अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हो सकते हैं। और जब थेस्पियन के लोग हैरी सेल्डन को मना करते हुए एम्पायर के ताकत के बारे में बताते हैं, तो हैरी सेल्डन उन्हें बोलता है कि आप लोगों के पास इन्वेक्टर जैसा एक जंगी जहाज है। और रोवन उनसे बोलता है कि वो सिर्फ एक जहाज है, जिस पर हैरी सेल्डन उन्हें बताता है कि एक जहाज से शुरुआत करते हुए बहुत सारे जहाजों को बनाया जा सकता है। और अगर तुम दोनों लोग एक शक्तिशाली ताकत बनने के लिए अपनी दुश्मनी भुला दो, जैसा कि तुम्हारे राजा और शिकारिका ने किया था, तब तुम्हें वो सारे हुनर मिल जाएंगे जिससे तुम और जहाज बना सकते हो। और इस योजना को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन के तीनों सहायकों के समूह की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह मैंने इस चीज को डिजाइन किया है और तीनों समुदाय मिलकर एम्पायर के खिलाफ खड़े हो सके। और सैल और उसकी माँ से बातचीत करने के बाद हैरी सेल्डन उन्हें बताता है कि जब उसने साइको हिस्ट्री के मॉडल पे काम करना शुरू किया था, तो मुझे यही एक रास्ता दिखा था। और जब दूसरे लोग इसमें गलतियां निकाल रहे थे, तो मैं इनमें एक पैटर्न देख रहा था। और वहाँ के एक आदमी के पूछने पे वो उन्हें बताता है कि वो लोग कोई क्रांतिकारी नहीं है, उसने उन लोगों से झूठ बोला था। और हम जानते हैं कि जब हैरी सेल्डन के ऊपर ट्रायल चल रहा था, तो हैरी सेल्डन की भविष्यवाणी की वजह से बहुत से लोग एम्पायर के खिलाफ खड़े हो गए थे और उसकी बातों में आकर या उस पे विश्वास करके फाउंडेशन के साथ टर्मिनस पे आ गए थे। और फिर कहानी स्टार बीस के गिरने से बने हुए गड्ढे को दिखाकर ट्रेंटोर पे ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रदर डे से बोलता है कि अगर तुम ट्रेंटोर पे रुक गए होते और मेडन नहीं जाते, तुम क्या समझ पाते कि ब्रदर डॉन हम लोगों से अलग है। और ब्रदर डे उससे बोलता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं और इसीलिए मुझे यकीन है कि मुझे भी इस बारे में जरूर पता चलता। और वो उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डे ब्रदर डॉन से मिलने के लिए उसके पास जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे डीएनए में फेरबदल होने की वजह से तुम बिल्कुल भी हमारे जैसे नहीं हो। और फिर उसके पास बैठकर ये जानने लगता है कि वो इस बारे में कब से जानता है। और जब ब्रदर डॉन उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, तो वो उसे बताता है कि तुमने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश रची थी। और जब ब्रदर डॉन इस बात से इनकार करता है, तो वो उससे बोलता है कि तुमने अपने राज हमारे दुश्मनों को बताए हैं और उनके साथ मिलकर महल से भाग गए। और फिर हम देखते हैं कि इसी चीज को लेकर उनमें बहस होने लगती है। और ब्रदर डॉन उससे बोलता है कि हमारी माँ नहीं है, हमारी चाची चाचा नहीं है,
हम रखेलों के साथ तो संबंध रखते हैं, लेकिन हमारा साथ छोड़ने के बाद उनकी यादें भी मिटा दी जाती है। और क्या आपको कभी भी इस जगह को छोड़ के जाने की लालसा नहीं हुई है? और क्या कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा है कि अपने पूर्वजों की वजह से अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को दोहराने के लिए प्रतिबंधित है? और क्या आप सच में कह सकते हैं कि एक लंबे वक्त से लिखे गए जीने के नियम और उसका पालन करते हुए बस एक हिस्सा बनना चाहते थे? और मैं पूरी जिंदगी आपको एक पिताजी कहना चाहता था, लेकिन आप मेरे पिता नहीं हैं, और हम लोग तो इंसान भी नहीं हैं, और हम बस प्रथम क्लियोन की एक गूंज है। और ब्रदर डॉन उससे पूछता है कि तो क्या एक करप्ट गूंज एक उत्तम गूंज से ज्यादा असली है, या फिर वह धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाती है? और फिर ब्रदर डे उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। और इधर टर्मिनस पे सेल के माँ के पूछने पे वो उसे बताता है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई भी मेहनत बेकार नहीं हुई है, और इसी काम की वजह से तुम साम्राज्य के चुंगल से बाहर हुए हो। और फाउंडेशन का काम कभी भी ज्ञान की देखभाल करना नहीं था, इसका असली काम लोगों की देखभाल करना था। और सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि एम्पायर की वजह से या उनके क्लोनों की वजह से मानव जाति का विकास रुक गया है, और उनकी वजह से एक ही शासक और एक ही आवाज और एक ही सोच सुनाई देती थी, और इसी वजह से वो रास्ता मानव जाति के विनाश की तरफ जा रहा था। और जब सेल और रोवन उसे बताते हैं कि अगर हम तुम्हारे प्लान की तरफ चले भी तो एम्पायर के लोग एक ना एक दिन ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, जिस पर हैरी सेल्डन उनसे कहता है कि एम्पायर के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, और अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम लोग पहले ही मर चुके हो। और फिर हैरी सेल्डन उन्हें रास्ता बताते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से बहुत दूर इनविक्टस और जंप ड्राइव की सहायता से मरे हुए ग्रह और उनके तारों से दूर जा सकते हो, और इतनी दूर जाने की वजह से वो लोग तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं कि ह्यूगो भी उसके प्लान पे मोहर लगाता है, और बच्चों के छूने और उनसे बातचीत करते हुए हैरी सेल्डन उन्हें बताता है कि मरने से पहले उसने एक गोली खाई थी, और उस गोली में खुद की कॉपी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीनें थी, और जब मेरे ताबूत को अंतरिक्ष में फेंका गया तो वो मशीनें एक एक करके मेरे शरीर से अलग होने लगी, और फिर उन मशीनों ने उन तत्वों का रिसाइकल किया, और फिर बहुत सारी बर्फ और सूक्ष्म उल्कापिंड और सारी चीजों को जमा करते हुए वॉल्ट का निर्माण हुआ। और जब सेल उससे पूछती है कि वॉल्ट तुम्हारी कब्र नहीं है और तुम पूरे समय टर्मिनस पे रहकर हम लोगों को देख रहे थे, तो हैरी सेल्डन उसे बताता है कि अगर मैं इतनी समय तक उस वॉल्ट में होश में रहता तो पागल हो जाता। और वो उसे बताता है कि उसके जागने की प्रक्रिया एनेक्रियन के आने के बाद शुरू हुई थी। और जब हैरी सेल्डन गुड बाय स्पीच देने के बाद This isn't the Foundation's first crisis, and it won't be the last. You've bought a reprieve. वहाँ से जाने लगता है तो सेल उसके पास जाकर अपने सपनों के बारे में उसे बताती है, और वो उससे बोलता है कि जो भी तुम्हें संदेश मिल रहे थे मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन्हें नहीं भेज रहा था। और फिर हैरी सेल्डन वॉल्ट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि हैरी सेल्डन के फाउंडेशन बनाने का एक ही मकसद था कि सभी लोग मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की रचना करे जहाँ पे किसी एक की नहीं सुनी जाती हो, और ताकि अगर फ्यूचर में वॉर हो तो एम्पायर के खिलाफ कोई खड़ा हो सके। और इधर हम देखते हैं कि ब्रदर डे अजूरा से बातचीत करते हुए उसके बगीचे की सैर कराता है, और उसे ये भी बताता है कि ब्रदर डॉन उसके बेटे जैसा था, और उसे बताता है कि उसके सारे पूर्वज, सारे रिश्तेदार और सारे साथी उसने ढूंढ लिए हैं, और सभी दोस्तों और सभी प्रेमियों का पता लगाने के बाद, और वो हर शख्स जिसने कभी भी तुमसे बात की है उन सबको इकट्ठा कर लिया है, और सभी लोग मिलकर 1551 लोग होते हैं, और मेरे एक सिग्नल के साथ ही वो सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डे सिग्नल दे देता है, और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी हर विरासत को खत्म कर दिया गया है, और तुम एक ऐसी जेल में रहोगी जहाँ तुम्हें नसों के द्वारा खाना खिलाया जाएगा, और खुद को नुकसान ना पहुँचा सको इसीलिए तुम्हें बांधा जाएगा, और तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लाश बन के रहोगी जहाँ तुम कभी कुछ देख नहीं पाओगी, ना सुन पाओगी, ना सूंघ पाओगी, ना कोई स्वाद ले पाओगी, और ना ही किसी को छू पाओगी, लेकिन तुम जिंदा रहोगी, और तुम्हें याद रहेगा कि तुमने मुझसे क्या छीना है। और हम टर्मिनस पे देखते हैं कि फारा की याद में रोहन और सैल वहाँ पे एक पेड़ लगाते हैं, और फिर पेड़ बड़ा होने के साथ ही हमें उनकी तैयारी को दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि इनविक्टस को तैयार करते हुए As for the Invictus, और उसकी कमान ह्यूगो को दे दी गई है। और फिर हम देखते हैं कि ह्यूगो सेल से मिलने के बाद एक प्यार भरी रात भी गुजारता है, और फिर हम देखते हैं कि सेल को फिर से वही सपना आता है, और जब वो वॉल्ट के पास जाकर फिर से दूरबीन से देखती है तो वहाँ पे एक लड़की भाग रही होती, और उसके रोकने पे हम देखते हैं कि गेल डॉर्नी एक छोटी बच्ची के रूप में पानी में कूद जाती है, और फिर हम देखते हैं कि सेल वॉल्ट के पास जाकर
उसे छूने की कोशिश भी करती है। और जब वो अपने माँ के पास जाकर इस सपने के बारे में बात करते हुए उससे पूछती है तो वो उसे बताती है कि जब वो लोग धीमे जहाज पे थे तो उनके पास एक सीड बैंक प्रोग्राम था और अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करना सुरक्षित नहीं था, तो वो लोग अपने अंडे और भ्रूण वहाँ पे जमा करके रख देते थे और मैंने उनमें से एक को चुना था। और साइल को पता चलता है कि वो गेल डॉर्नी और रेस फॉस उसके माता पिता हैं। और साइल अपने माँ को बताती है कि उसने उन दोनों को बच्चे के रूप में देखा है। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि साइल को हमेशा से अपने माँ बाप के विजन आते थे। और साइल अपने माँ को बताती है कि उसे लगता है कि गेल डॉर्नी अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं कि अपने माँ से विदा लेने से पहले उसकी माँ हैरी सेल्डन के प्राइम रेडियन को भी उसे देती है। और जब अपने माँ से विदा लेने के बाद बैगर को जगाकर जब जाने लगती है तो ह्यूगो उससे गुड बाय करने के लिए आ जाता है। और फिर ह्यूगो से बातचीत करने के बाद और उसे गुड बाय करने के बाद बैगर शिप को लेकर चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि डेमर्जेल ब्रदर डॉन से बातचीत करते हुए उसे सिंहासन कक्ष में ले आती है। और जब ब्रदर डॉन ब्रदर डस को ब्रदर डस कह के बुलाता है तो वो उससे बोलता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और अगर मेरे बस में होता तो अभी तक तुम खाक पे मिल चुके होते। और हम देखते हैं कि ब्रदर डे मेडर के बारे में जिक्र करते हुए जब ब्रदर डॉन को बख्श देता है तो ब्रदर डक्स उस पे गुस्सा होते हुए उससे हाथापाई करने लगता है। और इस नजारे को देखने के बाद जब ब्रदर डॉन डेमर्जेल के गले लगता है तो डेमर्जेल उसका काम तमाम कर देती है। I am loyal, Empire. और हम देखते हैं कि ब्रदर डे उस पे गुस्सा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता है और ब्रदर डक्स ब्रदर डॉन की यादों को भी मिटा देता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डे उसे गोदी में उठाकर मृत्यु कक्ष में ले जाता है और उसे लिटाने के बाद ब्रदर डे के आंखों के सामने ही वो राख बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शैडो मास्टर उसके पास आकर उसे बताता है कि प्रथम क्लियॉन के बाद ही उनके डीएनए में छेड़छाड़ कर दी गई थी और उसे पता चलता है कि उसका डीएनए भी सही नहीं है। और ब्रदर डस के बारे में पूछने पे वो उसे बताता है कि अभी उनकी जांच चल रही है। और हम देखते हैं कि उसको भेजने के बाद ब्रदर डे अपना गुस्सा प्रथम क्लियॉन पे निकालता है। और इधर हम देखते हैं कि डेमर्जेल भी इमोशनल होते हुए अपने चेहरे को बिगाड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि गेल डॉर्नी ब्लू ड्रिप तक पहुंच चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि लैंडिंग करते हुए वो अपने घर पे पहुंच जाती है। और जब बोट को तैयार करके आगे बढ़ती है तो उसे पानी में एक रोशनी दिखाई देती है। और जब वो पानी में कूदते हुए और तैरते हुए वहां तक पहुंचती है तो और मिनी शिप को खोलने के बाद वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। और जब वो उससे पूछती है तो वो उसे बताती है कि मैं किसी को ढूंढ रही थी। और साइल उसे बताती है कि वो उसे ढूंढ रही थी और अपने राज से पर्दा उठाते हुए उसे बताती है कि मेरा नाम Miss Salvor Hardin. I'm your daughter. और फिर वो उसे प्राइम रेडियन दे देती है। Sometimes you leap, and sometimes someone catches you. और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।